माँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आप रमेश भैया से ले लो। बाद में अस्पताल का जितना भी बिल होगा मैं आधा महेश भैया को दे दूँगा। महेश ने सुधा जी से कहा, मेरे पास भी कौन सा कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया है। माँ, जो पापा के पैसे हैं उन्हें बैंक से निकलवा कर उनसे पापा का इलाज करवा लो। बाद में हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा दे देंगे। रमेश ने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा। ये है सुधा जी के 2 होनहार बेटे। रमेश और महेश दोनों ही आत्मनिर्भर हैं। रमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं और महेश का खुद का अच्छा खासा बिजनेस है। इन दोनों को यहाँ तक लाने के लिए राजेंद्र जी ने और सुधा जी ने दिन रात एक कर दिए। राजेंद्र जी एक बैंक में मैनेजर थे। हर माँ बाप की तरह उनका सपना भी दोनों बच्चों को कामयाब बनाना था। राजेंद्र जी का परिवार बहुत बड़ा था। घर में उनके माता पिता, 2 छोटी बहनें और सुधा जी के अलावा 2 बेटे भी थे। उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से की और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा भी दिलो जान से की। राजेंद्र जी जो भी कमाते वो पूरे परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने में ही खर्च हो जाती। इतने बड़े परिवार में बचत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ता, जिन बच्चों के लिए सुधा जी और राजेंद्र जी ने अपने पता नहीं कितने अरमानों का गला घोटा था। आज उन बच्चों के पास पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आप लोग जल्दी फैसला लीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर आकर कहा। आप इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। ऑपरेशन का जो भी खर्चा होगा मैं जमा कर दूंगी, सुधा जी ने कहा। डॉक्टर राजेंद्र जी के दोस्त का बेटा था, इसलिए उसने राजेंद्र की इलाज शुरू करवा दिया। राजेंद्र जी का ऑपरेशन कामयाब रहा और भगवान की कृपा से उनकी जान बच गई। 2 हफ्तों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। उनके दोनों बेटे और बहुएं औपचारिकता निभाने उनके गांव वाले घर आए, क्योंकि अब राजेंद्र जी और सुधा जी अपने गांव आ गए थे। वो अब अपनी आगे की ज़िंदगी शहर की भीड़भाड़ से दूर गांव की शांति और प्रकृति की गोद में बिताना चाहते थे। अपने ही बेटों के व्यवहार ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। जिन बच्चों के लिए वो दिन रात मरते खपते रहे, उन्होंने पिता की मृत्यु को इतने करीब देखकर भी हिस्से की बात की। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि सुधा जी ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया। पापा, जब आप दोनों गांव वाले घर में ही रहना चाहते हैं तो क्यों ना हम अपना शहर वाला पुराना घर बेच दें। हम दोनों भाइयों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरा करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उस घर को बेचकर हम दोनों पैसों को बराबर में बांट लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, सुधा जी ने कहा। आप दोनों 6 महीने मेरे साथ और 6 महीने रमेश भैया के घर रहना, या आप मेरे घर रहना और पापा
महेश भैया के घर। रमेश ने अपना उल्लू सीधा करना चाहा, क्योंकि उसकी पत्नी नौकरी करती थी। सुधा जी अगर उनके साथ रहेंगी तो उसके बच्चों और घर को संभाल लेंगी। अब इस उम्र में तुम हम दोनों पति पत्नी को अलग करोगे, ये नहीं हो सकता। हम दोनों ने जब इतने बड़े परिवार को अपने दम पर पाला है तो क्या हम अपना गुजारा नहीं कर सकते? वैसे भी हमारा खर्च तुम्हारे पापा की पेंशन से चल जाएगा। सुधा जी ने गुस्से में कहा। ठीक है माँ, तो फिर आप लोग जो घर बेचकर हमारा बंटवारा कर दीजिए। अब इकट्ठे रहना मुश्किल होता जा रहा है। बंटवारा? कैसा बंटवारा? हमारे पास इस गांव वाले घर के अलावा और है ही क्या? जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो तो बिक चुका है। मैंने उन लोगों से तुम्हारे पापा के ठीक होने तक की मोहलत मांगी थी। अब वो घर तुम लोगों को खाली करना होगा। क्या वो घर बेच दिया? हमसे पूछे बिना? आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? दोनों बेटे एक स्वर में बोले। और क्या करती? तुम्हारे पापा को ऐसे ही मरने देती? तुम लोगों ने तो ऑपरेशन के पैसे देने के नाम पर मुंह मोड़ लिया था। तुम दोनों ने तो इनके इलाज के लिए एक पैसा भी मुझे नहीं दिया। आप दोनों के पास बहुत पैसा है। पापा को रिटायरमेंट पर बहुत पैसा मिला था, वो सब कहाँ है? महेश ने कहा। सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सुधा जी अपना आपा खो बैठी। वो बोली, तुम्हारा बिजनेस शुरू करने के लिए तुम कहाँ से पैसे लाए थे? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? महेश की बोलती बंद हो गई, क्योंकि राजेंद्र जी के रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिला उन्होंने सारा का सारा पैसा उसके बिजनेस में लगा दिया था। सुधा जी तो कहती भी रहीं कि कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचा लो, परंतु राजेंद्र जी ने ये कहकर उन्हें चुप करा दिया कि बुढ़ापे में हमारे बेटे हमारा सहारा बनेंगे। हम इन पैसों का क्या करेंगे? हमारी असली दौलत तो हमारे बच्चे हैं। आज वो बेटे उनसे अपना हिस्सा मांग रहे थे। माता पिता को रखने की समय सीमा तय कर रहे थे। हालांकि राजेंद्र जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। ऑपरेशन के कारण बहुत कमज़ोर हो गए थे। जब उन्होंने अपने बेटों और सुधा जी की बातें सुनी तो वो एक छड़ी की सहायता से बाहर आंगन तक आए और बोले, वो घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। अगर मेरे ऑपरेशन के लिए सुधा जी ने वो बेच भी दिया तो क्या हुआ? तुम दोनों होते कौन हो अपनी माँ से जवाब मांगने वाले? जब मैं अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? तब तुम लोग मुझे वहाँ पैसे देना तो दूर, मुझे देखने तक नहीं आए। अगर वो डॉक्टर मेरे दोस्त का बेटा ना होता तो मेरा इलाज उस दिन शुरू नहीं होता और मैं बिना इलाज के ही मर गया होता। मैं ही पागल था जो तुम दोनों को ही अपनी असली दौलत मानता रहा और बात के लिए कुछ नहीं बचाया। मैं तुम्हारी माँ और अपने दोस्तों की बात मान लेता तो आज मेरी पत्नी को
इलाज के लिए तुम दोनों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। चलो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब मुझे अक्ल आ गई है। तुम दोनों जहाँ मर्जी हो रहो, हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। और रही बात बंटवारे की, तो जीते जी ये गांव वाला घर हमारे नाम ही रहेगा और हमारे मरने के बाद मेरे पोती पोतियों के नाम हो जाएगा। तभी उनके पोते पोतियां भी बाहर आ गए और बोले, हम लोग तो अपने दादा दादी के साथ ही रहेंगे। हम उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। आप लोगों की चुपके से हमने सारी बातें सुन ली। आज हमें आपको अपना पिता कहने में शर्म आ रही है। रमेश के बेटा बेटी एक ही स्वर में बोले। तभी महेश का बड़ा बेटा ईशान उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी ये सोच कर शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ जिसके लिए माता पिता का त्याग कुछ भी नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ है। पापा, ये मत भूलना कि एक दिन जहाँ दादाजी खड़े हैं, कुछ सालों बाद आप वहाँ होगे। अपने पिता को मौत के मुंह से जाते देख भी आपका दिल नहीं पसीजा। सभी बच्चे अंदर से ही सलाह करके आए थे। वो बोले, आप लोगों को आधा हिस्सा चाहिए ना, तो ठीक है, आपको आधा हिस्सा ही मिलेगा। आप दोनों के दो दो बच्चों में से आपको एक एक बच्चा ही मिलेगा। दूसरा यहाँ दादा दादी के साथ रहेगा। हम पोते यहाँ रहेंगे और हमारी बहनें आप लोगों के साथ रहेंगी। अब तो रमेश और महेश की शक्ल देखने लायक थी। अपने बच्चों के आगे दोनों अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वे दोनों यह सब सुनकर आगे बढ़े और अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ, बाबूजी, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हम आपके प्यार और बलिदान को आपका फर्ज ही समझते रहे। सुधा जी ने उन्हें उठाया। अब वो दोनों बच्चों से माफ़ी मांगते हुए बोले, तुम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम सबने हमारी आंखें खोल दी। हमसे समझदार तो तुम लोग निकले। सच में अगर तुम लोग ऐसा न करते तो हमें अपनी गलती का एहसास कभी ना होता, क्योंकि हमारी आंखों पर तो लालच और मतलब की पट्टी बंधी हुई थी। माँ, बाबूजी, हम अपने घर को दोबारा से खरीदेंगे और साथ में रहेंगे। हमें पता है उस घर में आप लोगों की जान बसती है। बाबूजी ने कड़ी धूप में खड़े होकर उस घर की एक एक ईंट को लगते हुए देखा है और आपने घर के हर कोने को अपनी मर्जी से सजाया और संवारा है। उस घर में हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। राजेंद्र जी सुधा जी की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो कह रहे हो, देखो सुधा, यही है मेरी असली दौलत।